या वहां इतनी अराजकता है कि तलवार से दिन दहाड़े घुस के घर में हत्या करने का सोच लोग पाल सकते हैं। अटल जी के सामने इस प्रधानमंत्री को खड़ा करना ये अटल जी का बहुत बड़ा अपमान होगा, उस मर्यादा का अपमान। आप में हिम्मत हो तो जब्त करिए लाल डायरी, डाल दीजिए अशोक गहलोत को जेल में। अशोक गहलोत यदि भ्रष्ट है तो जेल की सिवा उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी का वीडियो यहाँ से आलू डालूंगा वहां से सोना निकलेगा, किसने कहा? इस देश का किसान, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का बेरोजगार, ये भारत माता है। फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं खर्चा तो हुआ, हंगर इंडेक्स का जो नंबर था वो वाकई गलत था, हमको तो बिल्कुल आखिरी पायदान पे होना चाहिए। कुछ को बिस्किट डाल दिया, कुछ को डंडा दिखा दिया ईडी का, औकात में आ गए, जयकारा लगाने लगे। आपने कहा कि और 5 साल दे दिए। आपने किया क्या है? सिवाय मन की बात करने के आपने किया क्या है? झूठ आंकड़े परोसने के सिवा आपने किया क्या है? संविधान की धज्जियां उड़ाने के सिवा आपने क्या किया है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बेवजह उपयोग करने के बजाय आपने क्या किया? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वांगखेड़े में। चलिए अब सवाल करते हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पिछले हफ्ते जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि ऐसे 20 से 25 निर्दलीय प्रत्याशी है जो तय करेंगे कि इस बार अशोक गहलोत के पास सरकार जाएगी या बीजेपी के पास। तो क्या आप अभी भी उस बयान पर कायम हैं? अभी भी मुझे लगता है जब तक वोट नहीं गिरता, वोट गिरने के बाद जो रिपोर्ट्स आएगी उसके बाद शायद बदलाव होगा। अभी भी मुझे लगता है कि वह इंडिपेंडेंट अभी जोर करेंगे। लेकिन मैं राजस्थान के चुनाव में मैंने एक बात देखी कि बार बार हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए, राज्य के चुनाव में यदि आप विपक्ष में हैं तो आप उस सरकार का कुकर्म गिनाइए और उससे ज़्यादा बड़ा अपना ब्लूप्रिंट दीजिए। आप उसका कुकर्म कौन सा गिना रहे हैं? एक हत्या हुई कन्हैया की, उसका वीडियो आया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐसा हुआ। जिस गुजरात में जब प्रधानमंत्री ये कह रहे थे, प्रधानमंत्री के गुजरात में जहाँ 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे 3 बार, 35 साल से जहाँ बीजेपी की सरकार है, राम राज्य स्थापित हुआ है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, इतनी गुजरात में होते हुए भी भाजपा की महिला नेत्री का ही दिन दहाड़े तलवार से हत्या होती है। उनकी जिले की उपाध्यक्ष, उनकी पंचायत की सदस्य, दिन दहाड़े जो आदमी, जो सरकार अपने पार्टी के महिला नेत्री की सुरक्षा नहीं करवा सकता, या वहां इतनी अराजकता है कि तलवार से दिन दहाड़े घुस के घर में हत्या करने का सोच लोग पाल सकते हैं, फिर राजस्थान और गुजरात में फर्क क्या? क्या अशोक गहलोत और क्या नरेंद्र मोदी जी? लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल उसी फॉर्म में नजर आ रही है राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि आप जब बटन दबाएंगे तो ऐसे दबाइए, लगता है कि आप किसी को फांसी दे रहे हो। एक तरह से आप इतने जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। इस तरह का भड़काऊ बयान, ये भाषा, मैंने यही कहा मर्यादा, मैंने यही कहा कि गरिमा, ये शब्द यूज किया था मैंने। अब गरिमा क्या रही? इस देश का प्रधानमंत्री यदि ऐसी बात करें, कर्नाटक में बजरंग बली का नाम लेके देखिए, या यहाँ बटन दबाए वहाँ करंट लग जाएगा, या बिहार में आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जीत जाएंगे तो पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे, इस तरहीन बयान है, एक बड़े नेता के मुंह से शोभा नहीं देता। लेकिन ये बौखलाहट है और ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताता है। इसके पहले अटल जी प्रधानमंत्री थे, धुआंधार अटल जी से ज़्यादा वक्ता कोई बड़ा अभी पैदा नहीं हुआ। मोदी जी के लिए चेयर लोगों को लाना पड़ता है और चेयर खाली रहती है। अटल जी के भाषण में लोग कहाँ खड़े होंगे ये चिंता होती थी, जगह नहीं, पेड़ पे लोग चढ़ जाते थे, बोलना पड़ता था अरे पेड़ टूट जाएगा नीचे उतरो, लोग लाने नहीं पड़ते थे। वक्तृत्व था, यदि विपक्ष पे कटाक्ष भी करते थे तो उसकी एक मर्यादाएं होती थी, शब्दों का चयन था। अटल जी से तो ये मतलब कंपटीशन कर, इनको अटल जी के सामने खड़ा करना ये अटल जी का बेहद अपमान होगा। वो अटल जी से 2% 1% तो तुम्हें जाता ही नहीं। अटल जी के सामने इस प्रधानमंत्री को खड़ा करना ये अटल जी का बहुत बड़ा अपमान होगा, उस मर्यादा का अपमान होगा। लेकिन इस लाइन का अर्थ क्या है कि ऐसे बटन दबाओ कि लगे कि आप उन्हें फांसी दे रहे हैं? आप कितना मतदाताओं को कितना भड़का रहे हैं आप किसी राजनीतिक दल के खिलाफ।
वैचारिक मतभेद है ना, आपके मनभेद इतने हो गए हैं कि आप कहते हो कि इतना द्वेष लाओ, इतनी कट्टरता लाओ। यही कट्टरता जो है वो हत्याएं करवा रही है। यही कट्टरता इस देश का कानून व्यवस्था में गड़बड़ी कर रही है। यही कट्टरता इजराइल में हमास का युद्ध भारत में खेला जा रहा है। यही कट्टरता है कि एक क्रिकेट प्लेयर यदि मुसलमान हो और उसके हाथ से बॉल छूट जाए तो वो ट्रोल होता है। ये कट्टरता है इस देश की, क्योंकि हर एक चीज से हिंदू मुसलमान के रूप में देखो, ये रोज नेता ये डोज दे रहे हैं, ये विष रोज दे रहे हैं मतदाताओं को कि हर चीज में हिंदू मुसलमान देखो। प्रधानमंत्री लाल डायरी की बात करते हैं। आप में हिम्मत हो तो जब्त करिए लाल डायरी, डाल दीजिए अशोक गहलोत को जेल में। अशोक गहलोत यदि भ्रष्ट है तो जेल की सिवा उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूरे चुनाव भर आप लाल डायरी का जिक्र करोगे। उत्तर प्रदेश में पूरे चुनाव में आपने वो समाजवादी पार्टी का पैसा पकड़ा गया करके आपने किसी और का पैसा समाजवादी पार्टी के बेच दिया। क्या ये देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष को ये शोभा देता है? झूठ बोलना शोभा देता है। और मुझे कई बार लगता है कि ये मूर्ख समझते सबको। मुझे दिवाली मिलन के कार्यक्रम में गए हुए उन तमाम पत्रकारों पे दया आ रही है जिनको प्रधानमंत्री कहते थे डिफेक वीडियो से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गड़बड़ हो सकती है। ये मीडिया का काम है उन्हें एजुकेट करना। अरे भाई, पहले तुम एजुकेट हो जाओ। राहुल गांधी का वीडियो, यहां से आलू डालूंगा वहां से सोना निकलेगा, किसने कहा? राहुल गांधी ने जब पूछा भारत माता क्या है आपके लिए, आपके लिए भारत माता अडानी अंबानी है? आपके लिए भारत माता सिर्फ सवर्ण है? और आपके लिए भारत माता सिर्फ सत्ता का साधन है? या इस देश का किसान, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का बेरोजगार, ये भारत माता है? जब ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा तो राहुल गांधी पूछता है भारत माता कौन है? बताओ, भारत माता का मजाक उड़ाता है। ये फेक वीडियो कौन चला रहा है? राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट में कहा कि नॉर्थ ईस्ट का पाइन एप्पल क्यों लंदन में नहीं जाता? लंदन के सुपर बाजार में इस नॉर्थ ईस्ट का पाइन एप्पल क्यों नहीं बिकता? व्यवस्था ये होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भाषण में कह देते, बोले राहुल गांधी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का एप्पल क्यों नहीं जाता? इनको पता ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में एप्पल नहीं होता। ये झूठ बोलने वाले। सोनिया गांधी का इलाज का खर्चा, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक आंकड़ा बताया, इस अखबार में छपा है, उस अखबार ने डिनाई किया। फिर उन्होंने कहा पीटीआई ने छापा है, उन्हें पीटीआई ने डिनाई किया। फिर उन्होंने कहा कि एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट ने निकाली इंफॉर्मेशन, वो सामने आया, उसने कहा कि मैंने निकाली लेकिन आंकड़ा वो नहीं, आंकड़ा ये है। फिर प्रधानमंत्री जी कहते खर्चा तो हुआ, लेकिन इस बारे में शर्म भी नहीं आती उनको कि आपने कितना झूठ आंकड़ा दिया था। प्रधानमंत्री का वो भाषण मैं आज भी नहीं भूल सकता, जब वो कह रहे थे कि ये मनमोहन सरकार गुजरात का सर क्रीक पाकिस्तान को देने जा रहा है, पत्र है मेरे पास। जब पत्रों से जमीनें दी जाती है, और यदि आज प्रधानमंत्री कार्यालय में 8 साल हो गए उनको, वो पत्र किसने लिखा और पत्र लिखने वाले मनमोहन सिंह को जेल में क्यों नहीं डाले राष्ट्रद्रोह के मुकदमे? इस देश को प्रधानमंत्री इस देश की जनता बनाता है। प्रधानमंत्री बनते से ही किसी भी प्रधानमंत्री की निजी मुल्कियत नहीं होती भारत जो सरक्रिक किसी को दे दे। लेकिन इन्होंने चुनाव में वो लेटर बताया, वो लेटर तो इनके पास है, चेक कर लेना चाहिए इनको। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास या नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है? क्योंकि ना तो विकास देश का हुआ, ना उन्नति हुई, ना ये लोग बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस पर शायद चुनाव में बातें होती हैं, ये टॉपिक ही नहीं है उनके पास। मैं गारंटी देता हूं। किस बात की गारंटी भाई? 100 दिन में खत्म होने वाला था महंगाई, कहां गई गारंटी? बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारती, तब विपक्ष जीतता है, और जब बीजेपी जीतती है तो फिर विपक्ष हारता है। जब ऐसे जुमलों से देश चला रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं, किसान जो खेत में काम करता है उसको रोजगार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश में रोजगार एकदम खत्म हो गया, भीख मांगना भी कला है। जब भिखारियों को भी ये रोजगार बना देंगे तो इस देश में तो पहला देश होगा विश्व के पटल पे जहां 0 अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन सरकार दे रही है ना मुफ्त में सब कुछ 80 करोड़ जनता को, और सरकार सोचती है यही उनकी उपलब्धि है। में भारत का
नंबर आया नीचे, निचले पायदान पे, तो भारत सरकार टूट पड़ी एजेंसियों पे कि बदनाम करने की साजिश। और फिर 8 दिन बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फिर 5 साल के लिए मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं उनको भूखा सोने नहीं देना चाहता। मतलब आप मान रहे हो 80 करोड़ इस देश की जनता करीब करीब 62% होती है। 62% देश की जनता यदि आपके दिए हुए अनाज के बगैर भूखे सोते हैं, इसका मायना हंगर इंडेक्स का जो नंबर था वो वाकई गलत था। हमको तो बिल्कुल आखिरी पायदान पे होना चाहिए, जो गलती से थोड़े और 4-5 देश हमारे नीचे थे। बोलता कौन है? खुद को ही खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और फिर मुजोरी कि मेरे ही टांग ऊपर। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है? जो टीवी मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया तो आज के ज़माने में लोग देखते हैं, मोबाइल पर डिजिटल मीडिया को फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया को, लेकिन मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। जो टीवी पर इतने बड़े बड़े पत्रकार आते हैं, उनके सवाल का बहुत असर हो सकता है, लेकिन वो अपने वही ना पद का गरिमा देखते हैं, मीडिया ना उस रहा पोजीशन को कहाँ? देखते हैं। मीडिया रहा कहाँ? मीडिया तो भाट बन गए हैं। एडवांस प्लानिंग में कल अपने को क्या क्या विजय गीत गाने हैं, कौन सा महिमा मंडन करना है, इस पे चर्चा होती है। 25 लाख 23 लाख दिए जलते हैं, उस पे चर्चा होती है। वो दिए का तेल उठाने वाली लड़कियों पे डंडे बरसते हैं, उसकी चर्चा नहीं होती। मेरा भारत वो है, हम उसके लिए चिंतित हैं जो बचा हुआ बुझे हुए दिल से तेल इकट्ठा करके अपने घर में रसोई चलाते हैं 2 महीने के लिए। मेरा भारत 23 लाख की नहीं है। मेरा भारत हाई मतलब गाड़ियों की वेटिंग 3 साल की है, इसलिए मैं महिमा मंडित नहीं होता। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन पे मैं महिमा मंडित नहीं होता। मुझे दुख होता है कि पटना से लेके मुंबई का टिकट 9,500 रुपए का हो गया EC2 का। ये तकलीफ है मेरे लिए, क्योंकि आपने डायनामिक फेयर लगा दिए। रेलवे कभी धंधे वाला काम ही नहीं था, रेलवे एक समाज सेवा थी। गरीब से गरीब आदमी भी उसके पास एक ही साधन था जाने का, भारतीय रेल। अब रेल का खेल इतना बड़ा हो गया कि वो सिर्फ हायर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए रह गया। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या बदला कि मीडिया इस तरह से बाइस्ड हो गई? ऐसा कौन सा अफीम चटाया गया? अफीम ने डर है सारे मीडिया हाउसेस के, क्योंकि इस देश के मीडिया के जो घराने थे, चाहे इंडिया टुडे का घराना हो, चाहे जी टीवी का घराना हो, चाहे सरकार हो, एबीपी ग्रुप वाले, इन सभी के कहीं ना कहीं रेले है, क्योंकि ये सम्राट बन गए थे, ये देश के भाग्य विधाता बन गए थे, ये चुनाव जितवाने वाले और हरवाने वाले बने थे। तो सत्ता इनके चरणों में पड़ी थी और उन्होंने अनगणित गलत काम किए। किसी ने लैंड का किया, किसी ने यहाँ का किया, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया। और मोदी जी ने आने के बाद यही देखा कि अरे ये इनके पास नहीं जाना चाहिए, ये जितने भोंकते हैं जोर से, इनको नकेल डालो। कुछ को बिस्किट डाल दिया, कुछ को डंडा दिखा दिया ईडी का, औकात में आ गए, जयकारा लगाने लगे। सवाल पूछने वाले, आपने कहा ना कि लोग बैठते सवाल क्यों नहीं पूछते, जो सवाल पूछने वाले थे सब बाहर हो गए। और फिर मुझे एक विश्वास हुआ कि कम से कम सोशल मीडिया में अब ऐसे लोग बचे हैं कि जो वाकई पैसे के सामने नहीं झुकेंगे, दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, सवाल पूछेंगे। क्या आपको लगता है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए, चाणक्य के लिए बिल्कुल भी 2014 और 2019 की तरह आसान बिल्कुल नहीं होने वाला? बिल्कुल नहीं है। उनके लिए तो चुनाव दिन ब दिन, उनके लिए गुजरात का चुनाव आसान हो सकता है, गुजरात के बाहर हर चुनाव डिफ़िकल्ट। उनके लिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव डिफ़िकल्ट था, उनके लिए बंगाल का चुनाव पिछला डिफ़िकल्ट था, उनके लिए दिल्ली का चुनाव डिफ़िकल्ट है नगर निगम का, उनके लिए अब इन 5 राज्यों के चुनाव, हर दिन हर राज्य का चुनाव डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। क्योंकि जितने जितना आप समय बिता रहे हो, उतने उतने लोग पूछ रहे हैं। पहले आपने कहा था उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दिए। आपने कहा कि और 5 साल दे दिए, आपने किया क्या है?
सिवाय मन की बात करने के आपने किया क्या है? झूठ आंकड़े परोसने के सिवा आपने किया क्या है? संविधान की धज्जियां उड़ाने के सिवा आपने क्या किया है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बेवजह उपयोग करने के बजाय आपने क्या किया है? कर्जा बढ़ाने के सिवा आपने क्या किया है? रुपए को गर्त में डालने के सिवा आपने क्या किया है? क्या किया है आपने? अब लोग पूछने लगे हैं। जिन लोगों को लग रहा था मनमोहन सिंह के समय 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज तो नहीं देना पड़ता था और इस देश के लोग भूख से मरते भी नहीं थे। 2014 के बाद देश की स्थिति ऐसी हो गई कि 80 करोड़ लोग इस देश के सरकार के फ्री के अनाज पे जी रहे हैं। तो सरकार स्थिति अच्छी हो गई देश की या बुरी हो गई? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप देख लीजिए, खुद ही कैलकुलेट करिए। और आखिरी सवाल रहेगा, जो राजस्थान से हम थोड़ा सा हट गए थे, कि राजस्थान में अगर आंकड़ा देखा जाए, वोट प्रतिशत देखा जाए, तो बीजेपी, कहा जा रहा है ओपिनियन पोल में कि बीजेपी थोड़ा आगे है। क्या, ये सवाल हाइपोथेटिकल है, अगर बीजेपी वहां चुनाव जीतती है तो क्या आलाकमान जो है वो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? यदि बीजेपी, हाइपोथेटिकल सवाल का हाइपोथेटिकल जवाब दे रहा हूं, यदि बीजेपी वहां अपने बलबूते पे सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती है तो वसुंधरा राजे के राजकीय भविष्य को पूर्ण विराम लगता है। पूर्ण विराम। वसुंधरा के सिवा राजस्थान नहीं, ये जो सोच था वो सोच खत्म हो जाएगा। वसुंधरा को थोड़ी बहुत तवज्जो इसलिए है कि हम ये सब लोग मान रहे हैं कि उनका जनमानस पे एक पकड़ है। यदि वसुंधरा की पकड़ ही ढीली हो गई, यदि मेरा यूएसपी, मैं सवाल पूछता हूं इसलिए है, कल मैंने सवाल पूछना ही बंद कर दिया तो मुझे कौन देखेगा? फिर वसुंधरा तो ये बंद मुट्ठी खुल गई, खाक की साबित हो गई। मतलब ये साबित हो जाएगा कि वसुंधरा के बगैर भी बीजेपी चुनाव जीत सकती। वसुंधरा कुछ भी नहीं है, वसुंधरा के बगैर भी राजस्थान है बीजेपी के लिए। और बस जिस दिन यह तय होगा उस दिन वसुंधरा जी को घर पे ही नहीं बिठाएंगे, फिर ईडी का प्रकोप चालू होगा वसुंधरा पे। वसुंधरा, उनके बेटे पे, फिर सरकार उनको पूर्ण रूप से बदला लेगी। जो वसुंधरा जी के तेवर से वो परेशान थे, वो वसुंधरा जी को वापस ब्याज के साथ दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, वीकेंड विद वानखेड़े का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप देख ही रहे होंगे किस तरह से सत्ता के आगे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नतमस्तक है। वहाँ देश नीति बेबाक और बुलंद आवाज़ के साथ वो सवाल करता हुआ नजर आ रहा है। बस हमें आपकी सहयोगिता की, आपकी सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है। अगर ये एपिसोड पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हो सके तो अंत में थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।